नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल जीएस सेक्शन फॉर यूपी ट्रिपल एससी एंड एसएससी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो मैं लेकर आया हूं, आपको मालूम है कि यूपी ट्रिपल एससी ने पेट का सिलेबस घोषित कर दिया है और पेट के सिलेबस को आज देखेंगे। और पेट के सिलेबस में हम पेट का पहला पार्ट यानी कि जीएस सेक्शन को देखेंगे, यानी जितना भी जीएस जनरल स्टडीज़ है उसके सिलेबस पे बात करेंगे। यहाँ पे आपके सारे डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे कि कितने नंबर के क्वेश्चन पेपर होगा, कितना मिनिमम मार्क्स होगा, कितना उसमें से नेगेटिव मार्किंग होगी और क्या क्या चीज़ें होगी, और एग्ज़ाम कब तक प्रस्तावित है इस बात पे भी चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले हम यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस को, तो हम सबसे पहले अगर बात करेंगे तो भारतीय इतिहास की यानी इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, ये सारी चीज़ें आज बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंडस वैली जो है सिंधु सभ्यता है उसको क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। दूसरा, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश में जिसमें सम्राट अशोक के बारे में, गुप्त वंश में जिसमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद हर्षवर्धन, राजपूत काल। यहाँ तक आपका सारा का सारा जो सिलेबस है, ये सारा का सारा सिलेबस आपका जो है ये एनिसेंट इंडिया का सिलेबस है। ठीक है, ये सारा का सारा सिलेबस एनिसेंट इंडिया का है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर हम मेडिवल सिलेबस की बात की जाए तो मेडिवल सिलेबस में सल्तनत काल, मुगल काल और मराठा, ये यहाँ से जो है ये मेडिवल यानी कि मध्यकालीन भारत का सिलेबस है। और इन सिलेबसों में क्या क्या टॉपिक शामिल किया गया, सल्तनत काल, मुगल काल और मराठा काल। ठीक है, इन तीनों कालों को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाबर के बारे में, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ठीक, औरंगजेब के बारे में कि इनकी क्या क्या नीतियाँ रही थी भारत में। उसके बाद अगर हम ब्रिटिश राज का अभ्युदय की बात किया जाए तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि ब्रिटिश राज का अभ्युदय, यानी कि आपको मालूम है कि 1757 का प्लासी का युद्ध होने के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश भारत में अपनी पकड़ बना चुके थे। उसके बाद जो क्रांति हुई वो पहली क्रांति 1857 की क्रांति कही जाती है। ठीक है, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, ये सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। दूसरी चीज, अब ये पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस है, ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस मिडिवल तक बताया मैंने। अब देखते हैं मॉडर्न में जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए, जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके द्वारा क्या क्या काम किए गए, वो कौन कौन से अधिवेशन में, ये सारा का सारा इसमें सम्मिलित होगा। उसके बाद आंदोलन का प्रारंभिक वर्ष किस तरह से होगा। उसके बाद जो महात्मा गांधी के संबंधित आंदोलन थे, जैसे कि महात्मा गांधी जी आने के बाद कौन कौन से उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किए थे, वो आंदोलन इसमें शामिल होगा। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज के तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो भी आंदोलन हुए वो, और क्रांतिकारी आंदोलन, जैसे कि क्रांतिकारी आंदोलन में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो आंदोलन चालू किए गए थे वो आंदोलन इसमें शामिल होंगे। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 में लागू होगा। ठीक है, ये सारे के सारे हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत कवर करेंगे। ठीक है, अब अगर हम ज्योग्राफी की बात कर लें तो ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें हैं। ज्योग्राफी में भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, यानी कि दोनों के ही हमको क्या पढ़ने पड़ेंगे, फिजिकल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी को हमें पढ़नी पड़ेगी। फिजिकल में जैसे कि क्या क्या शामिल होगा, पहाड़ होंगे, पर्वत होंगे, वैलियां होंगी, नदियां होंगे, ये सारे के सारे जो हैं ये फिजिकल भौतिक में शामिल होंगे। दूसरी चीज, अगर हम नदियों घाटियों को शामिल करेंगे इसमें। उसके बाद इन्होंने भूजल संसाधन को पढ़ने के लिए बोला है, पर्वत और पहाड़ियां और हिमनद, उसके बाद मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र है, खनिज संसाधन है, और भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल और जलवायु और मौसम और टाइम जोन और जनसंख्या, ये सारे के सारे जो हैं आपके ज्योग्राफी के पार्ट्स होंगे। ठीक, अगर अब हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अगर हम बात की जाए तो 1947 से लेकर के 1991 में जो भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सुधार के लिए किए गए कार्य, जो भी बैंकिंग सेक्टर में हुए, जो भी आयोग बनाए गए, जो भी कृषि क्षेत्र में हुए, ठीक है, ये सारे के सारे हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत।
ठीक। उसके बाद योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं भी इसमें शामिल है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास किस तरह से हुआ, हरित क्रांति क्या थी, किस प्रकार की क्रांति थी, ऑपरेशन फ्लड क्या था, ठीक है। दुग्ध का विकास किस प्रकार हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस प्रकार किया गया, 1991 से लेकर के आर्थिक सुधार, उसके बाद की अर्थव्यवस्था, यानी कि जो अब तक की अर्थव्यवस्था रही है, यानी कि जीएसटी से लेकर के सारी चीजें जो नियम लागू हुए हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल कर लिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपके इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये तीनों ही कितने कितने मार्क्स के होंगे, तीनों ही आपके 5 मार्क्स के होंगे, यानी कि 5 मार्क्स के देखा जाए तो 5 मार्क्स का आपका ये होगा। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट 5 मार्क्स का होगा, ठीक। उसके बाद अगर बात की जाए कि ज्योग्राफी 5 मार्क्स का होगा, और उसके बाद बात की जाए तो पंचवर्षीय योजनाएं या भारतीय अर्थव्यवस्था 5 मार्क्स का होगा। उसके बाद आइए देखते हैं भारतीय संविधान पे, यानी कि इंडियन पॉलिटी पे। इंडियन पॉलिटी में क्या क्या शामिल किया गया है, इनकी इंडियन पॉलिटी की जितनी भी विशेषताएं हैं उसको इसमें शामिल कर लिया गया है। उसके बाद डीपीएसपी, यानी कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद क्या है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी को भी इसी में शामिल किया गया है। और संघीय प्रणालियां क्या क्या हैं, जैसे कि संघ और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। उसके बाद केंद्र और राज्य के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए, पंचायती राज अर्थव्यवस्था क्या है, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, ये सारे के सारे आपके सिलेबस में इंडियन पॉलिटी से दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें साइंस की, तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या है, जैसे कि भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ये आपके जो सामान्यता है, जो जनरली है, वो सिर्फ पूछे जाएंगे भौतिक विज्ञान में, रासायनिक विज्ञान में, ठीक है, और जीव विज्ञान। ये तीनों ही जो प्रारंभिक क्षेत्र हैं इनके, वहां से यहां से प्रश्न बनेंगे, ठीक। तो यहां तक ये कितने नंबर का होगा, ये भी आपका इंडियन जो पॉलिटी है ये भी 5 मार्क्स का होगा, और सामान्य विज्ञान भी आपके 5 मार्क्स के होंगे। अब अगर बात किया जाए कि करंट अफेयर्स, आपको मालूम है कि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो वहाँ पे पूछा जाता ही होता है। आजकल के एग्जाम में करंट अफेयर का जो टॉपिक है, इस करंट अफेयर का टॉपिक का बहुत ही वेटेज हो गया है। तो ये मिनिमम आपको 10 मार्क्स का ये मिलेगा, यानी कि आपको करंट अफेयर्स पूरे बहुत अच्छे तरीके से जिसमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करी जाए जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या है, जैसे कला संस्कृति है, पुस्तकें हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, विश्व संगठन उसके मुख्यालय हैं, मुद्रा है, विश्व के देश की राजधानियां हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी है सम्मिलित किए गए खेल खिलाड़ी पुरस्कार, पुस्तकें, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये समय सम्मिलित किए गए हैं। तो उसके बाद जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण भी इसमें शामिल है, और भारतीय पर्यटन स्थल जितने हैं वो सारे के सारे शामिल हैं। तो ये आपके जनरल अवेयरनेस से लेकर के पूरे के पूरे सिलेबस है। और कला संस्कृति जितनी भी चीजें हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल कर लिए गए हैं, यानी कि ये कितने नंबर का होगा आपका, ये भी आपका 10 मार्क्स का है। यानी कि आपको ज़्यादातर जो मेहनत करनी है वो कहाँ पे करनी है, करंट अफेयर पे, और दूसरी मेहनत आपको करनी है जनरल अवेयरनेस पे, और बाकी आपके सारे के सारे 5 मार्क्स के हैं। यानी कि टोटल अगर जीएस का सिलेबस देखा जाए तो कितने मार्क्स का होगा, यानी कि 50 मार्क्स का होगा। यानी कि आपके 100 नंबर के एग्जाम में कितने मार्क्स, 50 मार्क्स सिर्फ जीएस इंक्लूड किया गया है, और बाकी जो बच गया उसमें क्या क्या है, उसमें आपके मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, गद्यांश से, पद्यांश से, ठीक है, गद्यांश से यहाँ से शामिल है। उसके बाद ग्राफ से संबंधित रिलेटेड भी क्वेश्चन है, ठीक। और एक बात और याद रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग पूरी की पूरी नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि कहने का मतलब है जैसे ही आपका एक प्रश्न गलत होगा तुरंत उस पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग कर ली जाएगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से मुझे लगता है कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा, और मैं उस डाउट को वहीं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और इस वीडियो को आप शेयर करें, और बहुत जिनको जानकारी नहीं है पेट के सिलेबस के जीएस के बारे में उनको बताएं। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे जिसमें मैथ का सिलेबस क्या है, ठीक है, हिंदी का सिलेबस क्या है, ठीक, गद्यांश में क्या क्या शामिल है, ग्राफिकल क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।